दिल चले। अपन कल बोर्ड पे कुछ लिखे थे क्या? अरे यार ये घूम जाता है, कहाँ लिखे हम समझ नहीं आ रहा है। ये है ना अपना। हेलो हेलो हेलो। चलो जी, शुरू करें क्या? अरे हाँ। अरे रे 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 रेगा 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 रेगा। चलो। जय श्री कृष्ण जी। हर्षदा जी नमस्ते। चलो जी। आ, कुछ तो शुरू किया था हमने, दैट वाज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इसके साथ दो खास बातें। पहली खास बात, तीन खास बातें। पहली खास बात ये कि ये आपको नया जुड़ा है। दूसरी खास बात, ये पूरे आईसीएआई के सिलेबस में सबसे आसान टॉपिक है। पूछो क्यों? क्योंकि नया जुड़ा है। जब कोई चीज नई जुड़ती है तो अपन पूरे एम्फेसिस के साथ उस पर ध्यान से पढ़ते हैं उसको। अरे हाँ या हाँ? और ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या कोई चीज टफ होती है क्या? नहीं। तो ये सबसे ज्यादा आसान आपको होने वाला है। देखा जाए तो पूरे आपके बिजनेस लॉ में सबसे ज्यादा टेक्निकल अगर कुछ चीज है, यानी कि अगर आपने ध्यान से सुना नहीं तो आप ये मान के चलो कि सीए इंटर में था ये पहले, और इंटर में बच्चे इसे ऑप्शन में छोड़ के जाते थे कि टेक्निकल है। एज इट इज उठा के आपको दे दिया है। टेक्निकल है लेकिन आसान बहुत है। दूसरी चीज इसके साथ खास बात यह है कि ये आज हमारा दूसरा दिन है। पहले दिन में हमने थोड़ा सा टाइम पास किया था, आज थोड़ा सा और टाइम पास करेंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग, हेलो। इज इट फ्री टिल जून? यस इट इज फ्री टिल जून, बट ओनली लाइव। भाई हम भी सुबह उठ के आ रहे हैं, ये भी सुबह उठ के आ रहे हैं। तुम साला जब मर्जी देखो, ऐसा थोड़ी होगा, है ना? हाँ, आप लोग भी बिल्कुल लाइव लाइव देखो, ताकि एक स्केड्यूल बनेगा। भाई ये इंटर वालों का समझ में आता है कि वो कभी भी देखे। रीजन बीइंग आर्टिकलशिप होती है, कुछ कुछ ना कुछ नौटंकी उनके जीवन में होती है। आप तो वेले होते हो। भाई आपको कोई आर्टिकलशिप कुछ काम धाम होता है क्या? अपने को कुछ नहीं। अच्छा है, पढ़ते पढ़ते नजर आओगे ना घर वालों को तो घर वाले काम नहीं बताएंगे, नहीं तो बोलेंगे तू फ्री है, इधर वो साफ कर, वो जाले वो साफ कर, झाड़ू लगा। तो इससे अच्छा है अपन पुस्तकों पे ध्यान दे ले, है ना? चलिए। यस बच्चे। चलो। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हमने स्टार्ट किया था कल का। एक छोटा सा रिकैप लेते हैं और फिर उसको आगे बढ़ाते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कल नहीं थे? तुम नहीं थी कल? ओ माय गॉड। अरे तुम थी। अरे कल मतलब पिछले लेक्चर में। अच्छा। और कौन नहीं था? यार ऐसे छुट्टी नहीं मारा करो यार, तुम्हें तो बिल्कुल अलाउड ही नहीं है छुट्टी मारना। अपना तो पहली बार है ना, पहली पहली बार ये फाउंडेशन की है। कुछ ना समझ में आए मैं क्या करूं ऐसा मत बोलना फिर। इधर से कोई है पहली बार वाला? बेटा छुट्टी, छुट्टी क्या, आपका तो पहला ही दिन है आज। आप उसमें थे क्या लाइव पे? आप थे? ओके फिर ठीक है। जो लोग आ सकते हैं ना क्लास के दौरान, वो बिल्कुल कोशिश करें कि क्लास में आए। क्लास में एकदम अटेंटिव होके पढ़ने मिलता है, मजा आता है, देखने को मिलता है कुछ। तो आपको देखो क्या होता है कि सिस्टम पे ना अपनी इच्छा होती है, जब चाहे छोड़ दिया। यहाँ पे इच्छा नहीं चलती है। आपकी इच्छा नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा है तो भी बैठना पड़ेगा, और बैठना मन मार के भी बैठ रहे हो पर सुन तो रहे हो कम से कम, तो वो बेनिफिट आपको मिलता है।
अच्छा, अपना जो ये इसका स्टाइल होगा ना, ये स्टाइल अपनी क्लास का होगा कि इसको तो अपन एज ए रेगुलर पढ़ेंगे क्योंकि आपका पहली बार ये इंट्रोड्यूस हुआ है चैप्टर। और बाकी के चैप्टर्स को अपन को थोड़ा स्पीड में ही लेना पड़ेगा क्योंकि एकदम पुच्चू सा तो था लॉ, समस्या तो लिखने में थी, तो उसके ऊपर अपन को एक्स्ट्रा समय देना है। भाई अपन को एकदम हल्लू हल्लू बहुत स्लो स्लो चलना है कि स्पीड में लेके चलना है? एक मॉडरेट स्पीड में लेके अपन को स्लो चलना है। लेकिन अपने जो 3 चैप्टर्स पहले हो चुके हैं वो तो स्पीड में ले सकते हैं। जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, वो सो गया जो पुनः का, तो एक वो सोगा है, दूसरा आपका पार्टनरशिप एक्ट है, तीसरा आपका कॉन्ट्रैक्ट जो ऑलमोस्ट हो चुका है, तो वो चीज तो अपन स्पीड में ले सकते हैं। और अपन को तो अलावा नेगोशिएबल के सब कुछ स्पीड में ही लेना है। स्पीड का मतलब ऐसा नहीं कि आपको कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो ना समझ आए। अगर अपन 70+ के लिए बात कर रहे हैं तो 70+ लेकर आना है। और ऑफर मैंने आपको कल दिया था क्या? क्या ऑफर था? गोवा का ऑफर था। अगर 70+ स्कोर लेकर आते हो, अगर बॉयज आपके लिए गोवा का ऑप्शन है, गर्ल्स आपके लिए ऑप्शन है कि जितना स्कोर आप करोगे अबव 60 आपको उसका 50% डिस्काउंट मिलेगा इन इंटर फॉर इन माय सब्जेक्ट। भाई अब एक एक सब्जेक्ट की भी बहुत बहुत ज्यादा फीस होती है। जैसे मान लो आपने 60 स्कोर किया, तो 60 स्कोर किया तो 60 का 50% कितना होता है? 30, तो आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। वाह क्या ऑफर है। और अगर आपने 70% स्कोर किया तो फिर आपको इसका मिलेगा 35% डिस्काउंट। अगर आपने 80% स्कोर किया तो आपको 80% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपने 70 और मोर स्कोर किया तो आपको 70% डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन 60 और मोर किया तो जितना आपने स्कोर किया उसका 50% आपको डिस्काउंट मिलेगा सीए इंटर की। क्या ऑफर है ना, सेक्सी ऑफर एकदम। आप सोचो भाई आपको 70 नंबर लाने हैं बस। आप सोचो कि अगर 10 रुपए की चीज आपको 3 रुपए में मिलेगी, फक्त 3 रुपए। कितना? फक्त 3 रुपया। कितना मजा आने वाला है। आप 92 लेकर आओ, 8 रुपए में मिलेगा। और ये क्या मजा आने वाला है। तो आपको, आपके लिए ऑफर है और तुम्हारे लिए तो गोवा है यार, क्योंकि अपने को जिंदगी जी लेनी है। ठीक है। और अपन लोग को जाने नहीं देते पेरेंट्स, है ना, खुद पूरा ऐश करते हैं, अपने को बोलते ना। तो कोई ना, चलिए। तो प्लीज पोस्ट क्लास शेड्यूल इन द मॉर्निंग फॉर अपकमिंग क्लासेस। ओके ओके पीयूष सर, ऐसे ही करेंगे। इवन रात में ही डाल देंगे यार, मैं बोल दूंगा उनको। शेड्यूल क्या, शेड्यूल यही रहेगा आपका। अगर कुछ चेंज होगा तो फिर आपको अपडेट कर देंगे। 9:30 का वैसे मैं सोच रहा हूँ क्योंकि 15 तारीख से जैसे 11:15 से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो अपन कोशिश करेंगे कि 11:15 मतलब 11 तक छोड़ना पड़ेगा मेरे को इधर। तो 10 से 11 में अपना होगा क्या, 10:30, क्योंकि 10-15 मिनट तो अपन को सेटअप में लग जाते हैं, 10 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो ऑन एन एवरेज सवा घंटा मिलना चाहिए, इसलिए 9:30 से स्टार्ट करके 11 तक भी लेंगे तो सवा इफेक्टिवली 1 घंटा सवा घंटा अपने को मिलेगा। इसलिए मैं आपको 9:30 के लिए पूछ रहा हूँ। और अभी पूछ रहा हूँ, 2 दिन बाद मैं आपको बताऊंगा। 14 तारीख को अनाउंस कर दिया जाएगा कि 15 तारीख से आपका 9:30 बजे का समय होगा। ठीक है, और 2 दिन ऐश कर लो। क्लियर है? चलो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हमने स्टार्ट किया और इस इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर हमने पढ़ा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है नेगोशिएबल, दूसरा होता है इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल का मतलब ट्रांसफरेबल, इंस्ट्रूमेंट मतलब कागज, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट, कोई भी कागज, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट, दैट इज व्हाट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है सर, वो तो हमने नहीं डिस्कस किया, सारी वही है। इट मस्ट बी इन राइटिंग, स्टाम्प्ड, ये वो दुनियादारी सब। लेकिन हमने ये बात जरूर किया कि साहब इस चैप्टर के अंदर अपन को कौन कौन से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर प्रकाश डालना है, कौन कौन से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अपन को पक्या डालना है। पक्या, प्रकाश को क्या बोलते हैं इधर महाराष्ट्र में? पक्या। तो कौन कौन से नेगोशिएबल, तो प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एंड नंबर 3 इज चेक। प्रोमिसरी नोट को हमने छू लिया था और उसमें हमने बात किया था कि साहब प्रोमिसरी नोट में कितनी पार्टीज होती है? 2। हाँ, हमने नहीं बात किया, लेकिन सुनो, कितनी पार्टीज होती है? 2। एक होता है मेकर ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो लिख रहा है, और दूसरा होता है पेई ऑफ इंस्ट्रूमेंट जिसको पैसा मिलने वाला है।
एक होता है पेयर, एक होता है पेई। जिसके पीछे अर की आवाज आती है वो देने वाला होता है, और जिसके पीछे ई की आवाज आती है वो लेने वाला होता है। जैसे डोनर डोनी, ट्रांसफर ट्रांसफरी, बेलर बेली, पॉनर पॉनी, ऐसा होता है ना प्लेज में। तो जिसके पीछे अर की आवाज आती है लेसर लेसी, और ऐसे ही पेयर पेई। तो एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ही पेई शब्द अपन पढ़ते हैं ना, अगर हमने नहीं सुना तो हम क्या समझते हैं, पेई मतलब जो पे कर रहा है, who's going to pay। अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो पेई का अर्थ क्या निकाल लेते हैं अपन, पेई मतलब जो पे करने वाला है, नहीं, जिसको पेमेंट मिलने वाला है, रिसीविंग पार्टी, पेई। तो अर ई, ये ध्यान रखना है अपने को, क्लियर है। एक होता है मेकर, मेकर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट को बनाता है, प्रॉमिस देता है। दूसरा होता है पेई। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इट मस्ट बी इन राइटिंग, ये लिखित में होना चाहिए, पहली बात हमने किया था। दूसरा एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे, एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे का मतलब पेमेंट के लिए, भुगतान के लिए स्पष्ट वचन होना चाहिए। नंबर 3, प्रॉमिस टू पे, प्रॉमिस टू पे शुड बी अनकंडीशनल एंड डेफिनेट। और यहां पे हमने बात किया था, अनकंडीशनल का अर्थ ये नहीं कि कंडीशन नहीं हो सकती, कंडीशन हो सकती है, बट अनसर्टेन कंडीशन नहीं होना चाहिए, अनिश्चित शर्त नहीं होना चाहिए। इसमें फिर हमने 2 एग्जाम्पल खास देखे थे, कौन से, डेथ वाली बात की थी और मैरिज की। और मैरिज हमेशा आपका जो होगा इनवैलिड प्रोमिसरी नोट होगा अगर शादी की शर्त है। अगर उसमें शादी का ख्याल भी आ गया तो फिर वो इनवैलिड होगा। और डेथ की बात आएगी तो आप साथ में आपको देखना पड़ेगा, क्या सिर्फ एक अकेला डेथ वाला कंडीशन डाला है तब तो प्रोमिसरी नोट वैलिड है, लेकिन डेथ के साथ +1 कंडीशन और डाला है तो फिर ये देखना पड़ेगा कि क्या वो भी सर्टेन है कि नहीं। जैसे हमने बात किया था ना कि मेरे पिता की मृत्यु के 3 महीने बाद अगर वो जायदाद में कुछ छोड़कर गए, यानी कि यहां 2 कंडीशन है, एक तो बाप मरे और दूसरा कुछ छोड़कर जाए। तो मरेगा ये तो तय है, मरेगा ये तो तय है, लेकिन छोड़कर जाएगा क्या ये तय है, मालूम नहीं। क्लियर है। या छोड़ के जाएगा और तुम्हें देकर जाएगा ये तय है, मालूम नहीं। अगर ऐसी कुछ कहानी है तो फिर यहां पर ये प्रोमिस नोट वैलिड नहीं होगा। उसके बाद हमने बात किया था, इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर, साइन होना चाहिए, सबको मालूम है। प्रॉमिस टू पे इन मनी ओनली, केवल मुद्रा के भुगतान के लिए होना चाहिए, प्रॉमिस टू पे इन मनी ओनली। इसमें हमने एक एग्जांपल लिया था कि सिर्फ पैसे की बात होनी चाहिए, आलतू फालतू चीज की नहीं। मैं आपको 50,000 रुपए प्लस ये पंखा 3 महीने में देने का वचन देता हूं, तो मैंने उसमें पंखा ऐड कर दिया, जबकि यहां पे क्या बोला है, सिर्फ मुद्रा में होना चाहिए, ओनली इन मनी होना चाहिए। तो यहां पर ही प्रोमिसरी नोट वैलिड नहीं होता। एग्जाम में छप चुका है क्वेश्चन जो मैं आपसे बात कर रहा हूं। आपको ए बी सी करके 3 केसेस आएंगे और आपसे ऊपर पूछा जाएगा कि बताओ बच्चों बताओ, इसमें से कौन सा वैलिड प्रोमिसरी नोट है और कौन सा वैलिड प्रोमिसरी नोट नहीं है। तो ए टेल्स बी, टेल्स इस शब्द का ख्याल रखना, ए टेल्स बी। क्वेश्चन में पता है कैसे आएगा, ए ने बी से कहा मेरे पिता की मृत्यु के 2 महीने बाद मैं आपको 50,000 रुपए देने का वचन देता हूं। तो अपन क्या करेंगे, वो टेल्स शब्द को छोड़ के बाप की मृत्यु पे चले जाएंगे। अरे अरे उसके बाबूजी मरे हैं, ओ यार मरता है तो अनकंडीशनल सर्टेन, ये तो वैलिड है। आपको वो सारी चीजें दिखाई जाती हैं जो आपको पहले से पता होती हैं, खेल हो चुका है एक शब्द टेल्स से। बात समझ में आ रही है क्या। तो ऐसे वहां जाके बेइज्जती कराएंगे कि यहीं पे करा लेंगे अपन, यहीं करा लेंगे, है ना, वहां जाके नहीं करानी। चलो, प्रॉमिस टू पे इन मनी ओनली, प्रॉमिस टू पे सर्टेन सम, ओके। तो इतना यहां तक हो गया था। अब यार ये बचा ही नहीं कुछ, ये तो फिर ये तो खत्म हो गया। जैसे ये 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे ना अपन, तो प्रोमिसरी नोट खत्म, मतलब इसमें इतना ही है, पूरे सिलेबस में इतना ही है, बस खत्म हो गया, एक टॉपिक खत्म हो गया आपका। कितना आसान है ना, बुच्चू सा एकदम। देखो, प्रॉमिस टू पे सर्टेन सम, प्रॉमिस टू पे सर्टेन सम मतलब निश्चित रकम के लिए प्रॉमिस होना चाहिए। जैसे अगर मैंने आपको एक चिट्ठी लिख के दिया और उस चिट्ठी में कहा कि भाई मैं आपको 50,000 रुपए या जो भी आपका बनता है
वो 3 महीने में देने का वचन देता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, आई प्रॉमिस टू पे वट एवर बनता। तो कैसे होगा यार? आप प्रैक्टिकली सोचो, चलो थोड़ी देर के लिए, यार कुर्सी अच्छी नहीं है, थोड़ी देर के लिए सोचो कि घूम भी नहीं सकते, वो अरे संगल तो है नहीं ना आज, ऐसे इसमें आता नहीं, इसको इधर करेंगे फिर आएगा। चलो क्या बात कर रहे थे? प्रॉमिस टू पे सर्टेन सम, हाँ। जैसे मान लो कि मैंने आपसे माल खरीदा, आपने मुझे माल बेच दिया, मैंने बोला भाव क्या अभी कर लेंगे यार, तय कर लेंगे अपन, अभी पीछे से बिल नहीं आया है, उसमें मैं अपना प्रॉफिट जोड़ के और आपको भेज दूंगा। मैंने बोला ठीक है, और मैंने उसे एक प्रोमिसरी नोट लिख के दे दिया कि जो भी तुम्हारा इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में हिसाब बनता है वो हिसाब में 3 महीने बाद चुकाने का वचन देता हूं। क्या ये वैलिड होगा? क्या जो भी हिसाब बनता है, अब क्या बनता है भगवान जाने। बात समझ में आ रही है? भाई जैसे क्या होता है कि अपन को लगता है कि नहीं यार, बात की वही हिसाब तो बनेगा, जो बन जाएगा वो दे देगा। आप प्रैक्टिकली थोड़ी देर के लिए सोचो कि अगर ये वैलिड होता तो क्या होता। मैंने आपको कागज लिख के दिया, मैंने ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं करा, तो आप कहां जाने वाले हो? कोर्ट में। और कोर्ट में जाके मेरे ऊपर सूट फाइल कर दोगे और आप बोलोगे कि सरकार सरकार ये तो देखो ना, इसे कागज दिया मेरे को पैसे नहीं दे रहा है। तो सरकार बोलेगी ओ तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, हम तुम्हारे साथ हैं, हमें तुमसे हमदर्दी है। सरकार हमदर्दी नहीं, पैसा दिलाओ ना। तो सरकार बोलेगी दिलाते हैं, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा, अभी हम जिंदा हैं। तो अब सरकार ने उस बंदे को बुलाया कि अच्छा सरकार बोलेगी कौन सा कागज है तुम्हारे पास? तो आपने कागज दिया सर ये। तो सरकार पूछेगी पैसे कितने हैं? कि सर अभी हिसाब होना बाकी है। मतलब अब हिसाब भी मैं बनाऊं तुम्हारा? पहले हिसाब बनाओ, तय करो, उसके बाद सूट फाइल करो। अरे भाई कोर्ट किसी का हिसाब बनाते बैठेगी क्या? ये तय करके दो ना कोर्ट को कि साहब इतना पैसा हमको चाहिए, और सूट फाइल करो। अगर वो, आपको बात समझ में आ रही है? अगर आप पैसा ही तय नहीं कर पा रहे हो कि कितना पैसा, तो कोर्ट तो तय करने बैठेगी नहीं। तो कोर्ट रिजेक्ट कर देगी इस केस को कि हम तुम्हारे साथ हैं लेकिन हम तुम्हारे साथ नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या? आप फिगर तय करो, आप आओ हमारे पास, हम आपके साथ हैं। तो टी शर्ट कितना ग्लिटर कर रहा है ना, एकदम शां करके। आप लेट, और आप इसके और एग्जांपल बता सकते हो? बता तो रहा हूं सर, इको सोम्या मैम पढ़ाएंगे, हाँ जी इको सोम्या मैम पढ़ाएंगी। इको सोम्या मैम ही तो पढ़ाती हैं। आज लेक्चर नहीं, नहीं वो पूछ रहे हैं मतलब जनरल। साला तुम अभी आए, तुम्हें सारी दुनिया की खबर लेके आए हो पर आए लेट हो। ओह माय गॉड। हो पूजा, कोई नहीं, दूजा तुम सा। चलिए, तो कितने गई यार? ओके है, प्रॉमिस टू पे सर्टेन सम, तो रकम निश्चित। अच्छा जैसे मान लो कि मैंने आपको एक चिट्ठी लिख के दी, और उस चिट्ठी में लिखा कि मैं आपको 50,000 रुपए 18% ब्याज के साथ देने का वचन देता हूं, तो दैट इज सर्टन। 18% इंटरेस्ट कंप्यूट करेंगे तो सामने एक फिगर है, ब्याज एक फिगर है, बराबर है। तो वो ठीक है, लेकिन अगर फिगर अनिश्चित है, मालूम ही नहीं है कितना है, तो उस सूरत में ये वैलिड प्रोमिस नोट नहीं माना जाएगा। क्लियर है क्या? यस ओके। नेक्स्ट इज स्टाम्पिंग। स्टाम्प, स्टाम्प मतलब सील? नहीं, ये वो वाला स्टाम्प नहीं है, ये वो करके थूक लगा के चिपकाते ना, ऐसे करके। स्टाम्प टिकट देखा? अरे स्टाम्प टिकट किस किस ने देखा? हाथ खड़ा करके बताओ। स्टाम्प टिकट देखा? स्टाम्प टिकट देखा? स्टाम्प टिकट चिपकाते हैं, ऐसे थूक लगाते हैं। अगर आपके पास अपनी है तो अपनी लगाओ, और नहीं है तो बाजू वाले की लगाओ, उसको बोलो मुंह खोल जबान निकाल, ऐसे करके लगाओ और चिपकाओ। नहीं चिपका, कागज उठा के देखो, ओ माय गॉड लाल हो गया, बोलो जुमा केसरी। तो तो उसको बोलो कि कुल्ला करके आ, वो करके आएगा। कुल्ला मतलब होता है ऐसे, वो चीज करके आएगा। और उसके बाद फिर से बोलो, क्या बोलो? अरे
जुआ केसरी नहीं, फिर से बोलो। की मुंह खोलो। तो फिर वो मुंह खोलेगा, उसका थूक देखो, चेक करो आया है। हाँ आया है। ऑल द रजनी फैंस सलाइवा। तो उसका सलाइवा लेके आप चिपका सकते हो, आप अपना भी ले सकते हो, क्योंकि बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। तो वो चिपका सकते हो आप भाई, आपका गोंद वाला नहीं है, अगले का है, उसको जुकाम है। तो अच्छे से चिपकेगा। ठीक है। पेन कहाँ गया, ये रहा। चलो जी। तो जी, स्टाम्प्ड का मतलब है स्टाम्प ड्यूटी लगा होना चाहिए, स्टाम्प ड्यूटी। देखो स्टाम्प का मतलब सील नहीं, स्टाम्प का मतलब सील ठप्पा होता है ना, यहाँ पे स्टाम्प मतलब वो नहीं है, उसको सील बोलते हैं, सील, SCAL, CAL, SCAL क्या बोलते हैं। ये स्टाम्प अपनी जबान में उसको स्टाम्प बोल देते हैं, लेकिन स्टाम्प मतलब स्टाम्प पेपर। ठीक है। अब ये स्टाम्प टिकट होते हैं, स्टाम्प पेपर समझते हो, पेपर देखा है स्टाम्प पेपर, ऐसे कागज होता है। और सरकार बड़ी लूट मचा रखी है सरकार ने, एक कागज के 500-500 रुपए ले लेती है। ऐसे कागज होता है, और यहाँ पे 500 रुपए लिखा होगा, 1000 रुपए लिखा होगा, 5000, एक कागज 5-5 हजार में बेच रही है सरकार। ऐसा क्यों करती है सरकार। अरे कितना बड़ा डॉक्यूमेंट हो तो उतनी अकॉर्डिंगली उतना स्टाम्प ड्यूटी लगती है, ये मेरे को समझ में आया। सरकार ऐसा करती क्यों है? एक कागज 5000 में क्यों बेच रही है। कागज तो कागज है यार। अरे लिखा 10 रुपए में प्रिंट होता है बहन। अरे मेरी माँ, अपन जब उससे लेकर आते हैं सरकार से कि सरकार सरकार हमको स्टाम्प स्टाम्प पेपर दो ना, तो सरकार बोलते कितने का चाहिए, हम बोलते हैं 5000 का। ओ माय गॉड, 5000 का, ये लो। कागज तो वही मुंह पे मारते हैं हमारे, खाली लिखते तो हम हैं। सरकार कहती 10 हजार का कागज दे देती है, लिखते तो हम हैं। तो कागज के इतने पैसे क्यों लेती है सरकार। जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं सरकार को, आप प्रैक्टिकली सोचो, कोर्ट्स हैं इतनी सारी, जजेस है इतने सारे, इतने वकील वेले बैठे रहते हो पेड़ के नीचे वहां पे, आप कोर्ट गए कभी। बहुत वेले बेचारे वकील है, बहुत सारे अच्छे भी हैं, लेकिन मेजोरिटी ऐसे घूमते रहते हैं, और इवन चलते चलते पूछ लेते हैं, ए केस पाई दे। तो तो वो पूछते हैं आपसे, 500-1000 रुपए में बेचारे काम करके देते हैं। कुछ सरकार, और सरकार के क्लर्क होते हैं, वो एक नहीं होता वो रेड कलर का वो साफा बांध के खड़ा रहता है, हाजिर हो। और जज साहब आते हैं तो उनका ड्राइवर होता है, वो अंदर आते हैं, उनके हेल्पर होते हैं, रीडर होते हैं, इतने सारे लोग हैं, उनकी तनख्वाह कहाँ से आएगी। सैलरी तो चाहिए उनको काम करने के लिए। तो सरकार कहती है कि एक काम करो कि अच्छा, इनकी सैलरी कौन देगा, जिनको ये सेवाएं दे रहे हैं। सेवाएं किसको दे रहे हैं, जो केस करता है। तो जो केस करता है उसको बोलेंगे तुम हर महीना दो, वो नहीं देगा, बोलेगा हमारा थोड़ी केस है। अगर हर जनता को बोलेंगे कि हर महीने तुम पैसे दो ताकि कोर्ट चले, तो क्या अपन लोग पैसे देंगे क्या, नहीं। जब अपनी फंसेगी पैसे तभी देंगे। तो सरकार ने क्या बोला, जब तेरी फंसेगी तो पैसे देना, और बिना इस कागज के तेरे को, तेरा हम केस सुनेंगे ही नहीं, यानी कि लीगल ही नहीं मानेंगे। तो एक तरह से फीस है वो। आपको बात समझ में आ रही है। मेरा कोई मैटर हो गया कोर्ट के अंदर, अब मैं कोर्ट में गया हूं और मैंने बोला सरकार सरकार देखो ना, सरकार ने बोला 1 मिनट, तेरी बात क्यों सुने हम, तूने पैसा दिया क्या हमको। सर आपको कैसे पैसे देते हैं, कौन सा केस है तेरा, सर ये कितनी वैल्यू का है, ये तेरी 5000 रुपए फीस लगेगी, जा कागज लेके आ, फार्म लेके आ। वो फार्म क्या है, यही तो है, स्टाम्प स्टाम्प पेपर। अब उसने 5000 रुपए भर दिया ना, अब कोर्ट और पूरी अदालत अपनी बात को सुनेगी, अदरवाइज नहीं सुनेगी। इसलिए एक एक कागज के इतने इतने पैसे चार्ज करते हैं। तो ये केस वाइज होता है कि स्टाम्प ड्यूटी 50 रुपए वाला होगा, 100 रुपए वाला होगा, 500 रुपए वाला होगा, 5000 वाला होगा। इट डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ इंस्ट्रूमेंट, वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन। तो जाहिर सी बात है, जब अपन यहां पर बात करेंगे कि साहब स्टाम्प, ये प्रॉपरली स्टाम्प टिकट इसमें लगे होने चाहिए। अब स्टाम्प टिकट इसमें लगे होने चाहिए तो कितनी वैल्यू के, और यार ये तो डिपेंड करता है, आप 1 करोड़ का प्रोमिसरी नोट लिख रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। आप 50,000 का लिख रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली कम लगेगी। बात समझ में आती है। तो स्टाम्प ड्यूटी प्रिस्क्राइब्ड होगी एज पर वैल्यू, वैल्यू के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। लेकिन इसमें इसमें सिर्फ इतना बोला है कि साहब
प्रॉपरली स्टाम्प्ड होना चाहिए। प्रॉपरली स्टाम्प्ड मतलब जितनी बनती है स्टाम्प ड्यूटी उतनी लगी है। हाँ, कितनी बनती है ये आपका मैटर ऑफ क्वेश्चन नहीं है, ना आपके लेवल पे है, ना सीए इंटर के लेवल पे है, ना सीए फाइनल के लेवल तक ये है कि स्टाम्प ड्यूटी हर कागज पे कितनी, क्योंकि ये सब सीएस और वकीलों के काम है कि कितनी। वहां जाके हमने तो पूछना है, हमें सिर्फ इतना समझ होना चाहिए स्टाम्प ड्यूटी होनी चाहिए, कितनी जाके पूछ लो भाई। जिसके पास भी जा रहे वकील के पास, कितनी स्टाम्प ड्यूटी, वो बताएगा कानून देख के कि इतनी है, क्योंकि हर एक की हर कागज के पीछे स्टाम्प ड्यूटी तो खड़ी होगी। अरे भाई जितना भी हम लॉ पढ़ेंगे, हर लॉ में कोई भी कागज होगा, कोई भी केस फाइल करना होगा, बिना स्टाम्प ड्यूटी के कोर्ट लेगी क्या? तो सबकी स्टाम्प ड्यूटी में तो पगला जाएंगे यार हम लोग। तो इसलिए लॉ ने क्या बोला, इट मस्ट बी प्रॉपरली स्टाम्प्ड। प्रॉपरली इसमें क्या होना चाहिए, स्टाम्प, यानी कि स्टाम्प ड्यूटी लगी होनी चाहिए, ना सिर्फ लगी हो, कैंसिल भी करना चाहिए, प्रॉपर कैंसिल भी होना चाहिए। चलो, प्रॉपरली कुछ लिखने का नहीं है आपको ना, स्टाम्प्ड प्लस कैंसिल। कैंसिल मतलब जो स्टाम्प टिकट लगाया ना उसको कैंसिल कर दो, उसके ऊपर अपना साइन कर दो। आपका साइन जैसे होता है, आपका साइन जैसे होता है वैसे कर दो, या फिर उसके ऊपर एक लाइन खींच दो, या फिर उसके ऊपर स्टाम्प टिकट होते हैं, जैसे एक स्टाम्प पेपर तो आपने देखा है, ऐसे ही छोटे छोटे से रेवेन्यू स्टाम्प टिकट होते हैं, है ना? आपने नहीं देखे हैं तो कभी देखना, छोटे छोटे, किसी पे गांधी जी, किसी पे मोदी जी, कुछ तो फोटो बना होता है, किसी पे मोर, है ना? तो एक लाइन से उसको क्रॉस कर दो। आपको एक लाइन में मजा नहीं आया, आप दो लाइन खींच दो, कैंसिल हो गया। आपको दो में मजा नहीं आ रहा, आप तीन लाइन खींच दो। आपको तीन लाइन में मजा नहीं आ रहा, आप एक और खींच दो। आपको आई नहीं रहा मजा, सील लगा दो साले पे। कहने का मतलब है कि इसको कैंसिल करना, इसे आप प्रैक्टिकली सोचना सोचना। मैंने आपको एक 50,000 रुपए का कागज लिख के दिया, एकदम ध्यान से सुनना, क्लास में आ जाओ, क्लास में आ जाओ। मैंने आपको 50,000 रुपए का एक कागज लिख के दिया, उसके ऊपर मान लो उदाहरण के तौर पे, इतना नहीं है लेकिन उदाहरण के तौर पे 500 रुपए का स्टाम्प ड्यूटी लगना था। मान लो 5 लाख रुपए का मुझे आपको पेमेंट करना है और उस पर स्टाम्प ड्यूटी 500 रुपए लगना था, ये उदाहरण है, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ठीक है? तो मैंने 500 रुपए की रेवेन्यू स्टाम्प टिकट लगा दी, कागज है आपके पास, कागज आपके पास है, प्रोमिसरी नोट। अब ड्यू डेट पे मैं आया और आपको 5 लाख रुपए दे दिए, दे दिए। अब कागज आपके पास ही रहने दूंगा कि वापस ले आऊंगा? वापस लेके आऊंगा ना भाई, वो कागज लीगल डॉक्यूमेंट है एक तरह से मेरा, मैंने प्रॉमिस किया तो वो कागज में ले लूंगा और आपको पैसे दे दूंगा, आप फ्री हो गए। अब वो कागज में ले आया, मुझे अब इनके भी 5 लाख रुपए देने हैं, मिस्टर एक्स के, या चंदिया के देने हैं, किधर है चंदू भाई के देने हैं। तो मैंने इनको 5 लाख रुपए का प्रोमिसरी नोट लिखा कि चंदू भाई 3 महीने पश्चात मैं आपको 5 लाख रुपए देने का वचन देता हूं। और मैंने क्या किया, वो पुराना वाला वो था ना डॉक्यूमेंट, प्रोमिसरी नोट, उसमें से स्टाम्प टिकट निकाला 500 रुपए का और इस पे लगा दिया। बात समझ में आ रही है? सिर्फ थूक वेस्ट होना है एक्स्ट्रा, बाकी मेरे 500 रुपए तो बच रहे हैं। अरे आपको बात समझ में आ रही है? मतलब मैं एक ही टिकट हुआ हर कागज में लगाता फिरूंगा यार, नुकसान किसको हो रहा है, सरकार को। अगर मैंने इसे पहली बार में कैंसिल कर दिया होता तो क्या मैं दूसरी बार लगा पाता? नहीं लगा सकते थे। बात समझ में आ रही है क्या? तो इसका कैंसिलेशन जरूरी है। अगर ये कैंसिल नहीं हुआ तो ड्यूली स्टाम्प्ड नहीं माना जाएगा, कैंसिल होगा तो ड्यूली स्टाम्प्ड। ड्यूली समझते हैं क्या? ड्यूली वर्ड सुने हो कि नहीं सुने हो? अरे हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। कितने लोग सुने? हाँ सुने क्या? हाँ हाँ, मालूम नहीं। तुम्हारा डे वन है क्या आज? ओके, तुम कल देखी थी क्या वीडियो? ओके फिर ठीक है। ड्यूली स्टाम्प्ड, ड्यूली स्टाम्प्ड क्या होता है? व्हाट इज ड्यूली, वर्ड ड्यूली, सिद्धि क्या होता है ड्यूली? नहीं मालूम, नो आइडिया। सबसे अच्छा जवाब क्या होता है? नो आइडिया। फैकल्टी तुरंत पीछा छोड़ती है, नहीं तो मैं आपको देखता रहूंगा, आप भी मुझे देखते रहोगे। बोलो ना, आपके अंदर से मैं क्यों बोलूं? देखो दुनिया नहीं दिख रही है, मेरे से ही पूछ रहा है। नहीं बोलो ना, ड्यूली जानती हो? नहीं जान, देखो इसको बोलते हैं तुरंत आंसर, नहीं निकल। ओके ड्यूली, हाँ
नहीं, चल, हाँ, नहीं, हाँ, हाँ। अब पहले तो तुमने हाथ खड़ा किया था, अब तुमको लग रहा है बेइज्जती हो जाएगी इतने लोगों के बीच में, इसलिए तुम कह नहीं रही हो। हर्षदा, इससे भी पहले बोला था हाँ जानती हूँ, अब चलाक हो रही हो। सुना सुना है। ओके। ड्यूली मतलब होता है, ड्यूली, ड्यूली ड्यूली, जॉनी का दिल तुम पे ड्यूली। देखो, ड्यूली स्टैम्प का मतलब होता है प्रॉपरली, या प्रॉपर कंप्लायंस हो गया, प्रॉपर कंप्लायंस। ड्यूली स्टैम्प्ड मतलब प्रॉपरली स्टैम्प्ड, सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर ली गई हैं, ऑल द रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड इज इक्वल्स टू ड्यूली, फुल स्टॉप, एक शब्द में, बराबर। सारी रिक्वायरमेंट्स, सारी प्रोसीजर्स अगर आपने फॉलो की है, तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा? इट इज ड्यूली स्टैम्प्ड। स्टाम्प लगाने से संबंधित सारी प्रोसीजर्स आपने फॉलो की है, या तो इतना लंबा लिखो या लिखो इट इज ड्यूली स्टाम्प्ड, खत्म। बात समझ में आ रही है? ओके। ड्यूली स्टाम्प में बात क्या है कि जितनी वैल्यू का डॉक्यूमेंट है उसके अकॉर्डिंगली स्टाम्प ड्यूटी होनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, ना सिर्फ स्टाम्प स्टाम्प टिकट, रेवेन्यू टिकट लगा हो, बल्कि उसे कैंसिल भी कर दिया हो। अब ये स्टाम्प या तो स्टाम्प टिकट होगा या स्टाम्प पेपर होगा। अब स्टाम्प पेपर पे अगर अपन लिखेंगे कि भाई मैं तुम्हें 50,000 देने का वचन देता हूं, तो लिखते तो वो तो तुरंत ही कैंसिल हो गया, उसमें तो टेंशन ही नहीं है। अरे हाँ, लेकिन मान लो कि 500 रुपए का, मान लो 500 रुपए का स्टाम्प चाहिए था, और अपन को 500 वाला मिला नहीं, 100 वाले 5, ऐसा भी कर सकते हैं। स्टाइल था। देखो, जैसे स्टाम्प है, स्टाम्प पेपर, अरे भाई स्टाम्प पेपर तो मैं ऐसा मान के चलूं कि ऐसा आप में से कोई नहीं होगा कि नहीं देखा होगा। ऐसे हैं आप? तेरी स्टाम्प पेपर देखे हो? ये दुनिया ने देखा है, ये दुनिया देखी हो स्टाम्प पेपर? वो ऊपर कुछ फोटो बना होता है, 500 रुपया, 100 रुपया ऐसे। अब मान लो कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, एक प्रोमिसरी नोट है 5 लाख रुपए का, उसके लिए सरकार कहती है 500 रुपए, ये उदाहरण है। सरकार कहती है 500 रुपए का स्टाम्प ड्यूटी आपको पे करना है। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो एक प्लेन पेज पे आप प्रोमिसरी नोट लिखो और स्टाम्प टिकट चिपका लो, और दूसरा ऑप्शन क्या है, स्टाम्प पेपर पे ही लिख दो 500 वाले पे। अब आप स्टाम्प पेपर खरीदने गए, आपको 100 100 रुपए वाले 5 मिले, 100 100 रुपए वाले 5 मिले। और ऐसा होता है, इसके ऊपर कुछ तो फोटो बना होता है, वो ऐसे इधर से शेर देख रहा है, इधर से सामने से भी ऊपर, ऐसे करके हो रहा होता है कुछ। तो ये जो स्टाम्प पेपर होगा, इसके ऊपर अपन ने लिखा कि भाई मैं तुम्हें 3 महीने बाद 50,000 रुपए दूंगा, कुछ लिखा, तो ये कागज तो अपने आप कैंसिल हो गया, एक बार यूज मतलब कैंसिल। यस। लेकिन मान लो अगर 100 100 रुपए वाले 5 हैं, 500 का स्टाम्प पेपर लाना था, तो 500 का एक नहीं मिला, 100 100 वाले 5 हम ले आए, तो पहले वाले पेज पे ही खत्म हो गया नोट तो अपना। बाकी के 4 को, अपन बाकी के 4 कागज को लॉ कहता है कैंसिल करो, ऐसे। आपको एक लाइन में मजा आ रहा है, एक लाइन करो। आपको दो में मजा आ रहा है, आप दो करो, जितनी खुजली उतनी लाइन। जनरली एक लाइन की जाती है, मैक्स 2 लाइंस की जाती है। तो आपको अपनी खुजली शांत करनी पड़ेगी, अदरवाइज क्या होगा, डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं होगा। 500 का मतलब 500 का, तो एक कागज और 4 आपको साथ में अटैच करने, उन्हें खुला नहीं छोड़ना, खुला छोड़ेंगे तो यूज हो सकता है सरकार को नुकसान होगा। कल को मान लो पेमेंट नहीं किया, कल को पेमेंट नहीं किया, तो सामने वाली पार्टी सूट फाइल करने जाएगी, तो बोलेगी स्टाम्प पेपर ही नहीं है बराबर, स्टाम्प ड्यूटी नहीं है बराबर, इट इज नॉट ड्यूली स्टाम्प्ड। क्लियर है? ओके। तो ड्यूली वर्ड आता है ना, तो कई बार अपन छोड़ देते हैं, छोड़े नहीं, समझ के निकल जाए आप। नेक्स्ट इज पे मस्ट बी सर्टन, पे मस्ट बी सर्टन, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो तुक्के आते हैं ना, तुक्के अपन को नहीं आते ना, क्या पता इस बार इंस्टीट्यूट दे दे, क्या पता इंस्टीट्यूट बोले कि चलो यार थोड़े सा तुम पास होने की तरफ बढ़ो, पूरा का पूरा ही साला आपको ये लिखने को देते हैं ना। इकोनॉमिक्स में तो तुक्के ही तुक्के, सारे तुक्के। और इस बार आपको पता है इकोनॉमिक्स में भी सिलेबस बदल गया, आपको पता है बहुत ज्यादा टेक्निकल हुआ है वो। आप देखोगे ना तो पैरेट फ्लाई है, एकदम तोते उड़ जाएंगे। और
और क्या बोलते हैं वो, ये भी सीए इंटर से उठा के इधर घुसे यार। किसी इंटर वाले से पूछना कि तू यार पास क्यों नहीं हो रहा था इतने समय से और अब कैसे हो गया, तो बोलेगा कि वो जो इकोनॉमिक्स तुमको दे दिया ना, वो हमको था। मतलब बहुत ज्यादा टेक्निकल है और उसे बहुत आराम से धीरज से समझना है। उसके साथ भी खास बात यह है कि वो अगर समझ में आ गया तो फुल मार्क्स। और टेक्निकल है, बहुत ज्यादा टेक्निकल है, लेकिन आसान बहुत है। क्यों आसान है? क्योंकि आपके लिए नया है, और कोई चीज नहीं होती है तो आप क्या करते हो, उसको बहुत ध्यान से देखते हो, है ना। पे मस्ट बी सर्टेन, ये लास्ट पॉइंट है जी। सर आप इसके और एग्जांपल्स बना सकते हो क्या? सर ये लेक्चर के बाद में अवेलेबल होंगे क्या? सर इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा या केस स्टडी आएगी? सब आएगा बेटा, जो आपको पसंद हो। इंस्टीट्यूट आपके घर पे चिट्ठी भेजेगी, बेटा क्या चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन चाहिए या इनडायरेक्ट, ये लो, ठीक है, पैसे दे रहे तुम लोग। वेरी गुड एक्सप्लेनेशन, वाओ यार, थैंक यू सो मच। कायदे से ड्यूली, कायदे से, हाँ एक शब्द में लिखा बच्चे ने। ड्यूली का मतलब कायदे से। कायदे से रहोगे तो फायदे से रहोगे, है ना। ड्यूली। चलो सर, इकोनॉमिक का लेक्चर कब होगा? बहुत जल्द होगा, बहुत जल्द होगा, बहुत जल्द होगा पायल जी। चलिए, इकोनॉमिक्स के लेक्चर का ही तो प्रेशर बहुत आ रहा है। हाँ, चलो, तो हम बात क्या कर रहे थे? हाँ पे, हाँ देखो, पे मस्ट बी सर्टेन। एक बात यहाँ पे बोला है कि जिसका, जिसको पेमेंट करना है ना, उसका वो तय होना चाहिए। मतलब मैंने कागज पे लिखा कि जिसे मिल जाए ये उसका, ऐसा नहीं होगा। देखो, इंस्ट्रूमेंट दो तरह के होते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक होता है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, एक होता है बेयरर इंस्ट्रूमेंट। बेयरर, जब मैं लिखता हूँ मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी रहेगी तो आप एडजस्ट कर लेना यार इसको। लेकिन जब वो देता हूँ ना मैं, रुको मैं आपको अच्छी हैंडराइटिंग भी दिखाता हूँ, ये देखना। ये देखो, जब नोट्स दूंगा ना, ये देखो ऐसे पीला और ऐसे कलर। लेकिन जब लिखता हूं ना तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। इंस्ट्रूमेंट दो तरह के होंगे, एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होगा, बेयरर इंस्ट्रूमेंट होगा। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है जिसमें किसी का नाम लिखा है, और बेयरर इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें किसी का नाम नहीं लिखा होता है। ये आप पहले से जानते हैं। अरे हाँ, यहाँ किसके पास 50 या 100 रुपए का नोट है या 500 रुपए का नोट है अभी क्लास के दौरान? दिखाओ, निकालो अपने अपने पास नोट निकालो। जिस जिसके, हाँ यूपीआई नहीं, मैंने नोट बोला तो समझते हैं क्या, करेंसी नोट समझते हैं? हाँ, वो निकालो। भूल गए क्या? अरे तू इतने दिन से कहा था। अच्छा था क्या तू? ओके, यस। निकालो, किस किस के पास है? 50, 100, 500 दिखाओ। 100 दिखाओ, 500 दिखाओ, 50, चलो, ओके। जरा, अरे आपका नोट तो मेरे पास आ गया, आपके पास और नोट है क्या? जो था तुमने ले लिया, ओके। इसके ऊपर मेरे को तो दिखेगा ही नहीं, चश्मा किधर है? बाकी लोग अपना नोट निकाल के रखो रे, मेरे को नहीं चाहिए था। आप निकालो, खोलो, इस पे देखो कुछ लिखा है। देखो, है क्या? आजू बाजू में देखो, आजू में देखो, नहीं तो बाजू में देखो। इसमें लिखा है कुछ, मैं धारक को 50 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर सम ऑफ 50 रुपीज। लिखा है क्या? लिखा है? अरे ऐसे देख रहा हूँ ना तो बहुत धुंधला दिख रहा है। ऐसे मुनीम जी होते हैं ना पिक्चर में। इसमें देखो, 100 में क्या लिखा, 100 में कुछ और लिखा होगा इंग्लिश में। इसको ऐसे सीधा पकड़ेंगे ना तो दिखेगा। देखो, आई प्रोमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ 100 रुपीज। लिखा है क्या? दिखा क्या? एक ये 500 वाला देखते हैं, ये तो बहुत एकदम। आई प्रोमिस टू पे, इसको पढ़ने में कितना मजा आ रहा है, ये 500 है। ओ माय गॉड।
I pro I promise to pay the bearer the sum of 500 रुपये, यानी कि मैं इस इंस्ट्रूमेंट के बेरर को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, बराबर। ये करेंसी नोट्स जो हैं, ये क्या है, ये क्या हुआ करते थे, ये प्रोमिसरी नोट ही है। प्रोमिसरी नोट पेबल टू बेरर, प्रोमिसरी नोट पेबल टू बेरर, ये सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिख सकती है, हम नहीं लिख सकते। इसलिए लॉ ने स्पष्ट किया कि पेई मस्ट बी सर्टेन। अगर तुम लिख रहे हो तो किसी का नाम लिखो, पेबल टू बेरर तो सरकार लिखेगी, और उसे फिर प्रोमिसरी नोट ने कहा अच्छा ऐसी बात है तो फिर सरकार को बोलो कि प्रोमिसरी नोट ना कहें। हाँ ठीक है, सरकार ने बोला हम इसे करेंसी नोट कहेंगे। है क्या ये प्रोमिसरी नोट ही है? बात समझ में आ रही है? तो एक प्रोमिसरी नोट पेबल टू बेरर नहीं लिखा जा सकता। क्यों? क्योंकि एक्सक्लूसिव राइट्स किसके पास हैं ये डॉक्यूमेंट लिखने के? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। बात समझ में आ रही है ये प्रोमिसरी नोट ही, लेकिन इसे क्या कहते हैं? करेंसी नोट कहते हैं। क्या कहते हैं? करेंसी नोट। बात समझ में आई? पेबल टू बेरर का मतलब क्या होता है? जिसके हाथ में डॉक्यूमेंट उसका मालिक वो, जिसके हाथ में डॉक्यूमेंट उसका मालिक वो, जिसके हाथ में डॉक्यूमेंट उसका मालिक वो। तो अब ये कागज मेरे हाथ में, तो मालिक कौन? मी आहे। ये इस कागज का मालिक कौन? मी आहे। ये 50 रुपया का भी फक्त मालिक कौन? मी आहे। जिसके हाथ में कागज वही फक्त मालिक आहे। वेरी गुड। बात समझ में आ रही है? क्लियर है क्या? तो ये आखिरी पॉइंट यहां से क्लियर हो गया। इतने सारे पैसों से देखो पैसे में कितनी पावर होती है, तुरंत समझ आया है ना? तो अब मैं ये कागज वापस कर देता हूं। तुम्हारा 500 का था। अच्छा अच्छा, तुम जैसे चिंगम खा रही हो, तो अब जैसे मीठा खत्म हो गया तो घर से चीनी लाई हो भाई? ऐसा ऐसा करती लड़कियां करती, जैसे ना चिंगम खा रहे हैं, थोड़ी देर मीठा खत्म हो जाता है, फिर क्या करें? तो थोड़ी चीनी लेके आया करो। देर तक चलती, थोड़ी सी उसमें लपेट के ऐसे निकाला, चौड़ा किया, चीनी लाओ, नहीं तो एक 10 रुपए वाला क्लोजअप ले लो। उसके अंदर भी तो क्लोजअप ही होती है सेंटर फ्रेश में। हल्की सी उसमें डालो और फिर वापस से उसको उसका लड्डू बना लो, छोटा सा लाडू, लाडू बना लो। क्या बना लो? और फिर उसका जैसे ही दबाओगे ना, पिच करके वो जल बाहर निकलेगी। थोड़ी सी जल डालना, ज्यादा मत डालना। फिर वो 10-15 मिनट आपको और मजा देगी। फिर आपका घर जाने का टाइम हो गया तो उसको निकाल के टेबल के नीचे चिपका दो, और कल आके वहीं बैठो, निकालो। अरे भाई, छी छी बोला, अच्छी बोला। तवा तवा। हाँ। चलो, ये कह रहे सारा मूड खराब कर दिया। इसका मूड पता है क्यों खराब हुआ? इसने ना वो टेबल वाली निकाल के खाई थी, तो बेटा वो निकाल के खाने को नहीं मैं मना कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूँ जेल तो लगाओ। हाँ, मीठा तो होना चाहिए ना भाई। चलो चलिए, तो ये वाला पॉइंट इज ओके। लाइक पे मस्ट बी सर्टन। ये क्यों कहा गया है यहां पर? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं पेबल टू बेरर को लेकर। तो एक प्रोमिसरी नोट पेबल टू बेरर नहीं हो सकता है। क्लियर है क्या? यस। अब अपन आगे कुछ देख लेते हैं, आज का नया कुछ। तो क्या प्रोमिसरी नोट में इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनता है? नहीं। कि प्रोमिसरी नोट में और क्या बचा है? कुछ भी नहीं बचा। क्या प्रोमिसरी नोट टॉपिक खत्म हो गया? यस। अब चैप्टर में क्या बचा है? आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक, इन दोनों के ऊपर ही पूरा चैप्टर बाकी है अब। यस। तो अब आप प्रैक्टिकली सोचो कि टोटल 3 टॉपिक्स, 100 नंबर का पेपर, तो एक चैप्टर ऑन एन एवरेज 15 से 18 मार्क्स का हो गया ना। अब अगर इन्होंने नया ऐड किया है तो 15 से 18, मैक्सिमम 20 पकड़ लो, क्योंकि ऑप्शन में भी आता है। अरे आपको 100 नंबर का पेपर 100 का ही आता है कि 120 का आता है, 115 का आता है?
एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आता है ना, 20-20 के 6 क्वेश्चन आते हैं शायद। अरे हाँ या हाँ, तो 120 का आएगा तो आपके पास 6 चैप्टर्स हैं, यानी कि ऑन एन एवरेज 20 नंबर का एक हो गया। और आप प्रैक्टिकली सोचो कि जो सो गया और आपका वो पार्टनरशिप है वो तो एकदम पुच्चू से है, उसमें थोड़ी 20-20 का दे देंगे। तो उसका जो मार्क्स डुलेगा वो कॉन्ट्रैक्ट पे डुलेगा या फिर कंपनीज पे डुलेगा, नहीं तो इस पे डुलेगा। एलएलपी भी एम ही है, बच्चों से आके चल निकल आ गया, ये तीनों पे चलेगा मेन। एलएलपी बोलेगा मैं भी क्या, मेरे को तो पूछ नहीं रह जाता, हाँ नहीं बस चल। तो मेन एम्फेसिस होगा इस पे। अगर 15 से 20 नंबर का है तो जाहिर सी बात है प्रोमिसरी नोट पे कुछ तो पूछेंगे। अरे हाँ, और अगर कुछ भी पूछेंगे तो क्वेश्चन सिर्फ दो हो सकते हैं प्रोमिसरी नोट पे। पहला कि प्रोमिसरी नोट से आप क्या समझते हैं, इसके एसेंशियल टर्म्स एंड कंडीशंस बताओ, एक। दूसरा, बताओ बच्चे बताओ इनमें से कौन से प्रोमिसरी नोट वैलिड हैं। तो 3-4 पॉइंट्स दे देंगे, एक एक 2-2 नंबर के टुकड़े दे देंगे, 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन होगा। अगर 4 पॉइंट्स दे दिए तो 1.5 नंबर के 4 टुकड़े दे देंगे, 6 नंबर का क्वेश्चन होगा। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें से क्वेश्चन ना है, मतलब 99% छप चुका है, बता लेट रहा हूं मैं आपको, छप चुका है इस पर क्वेश्चन। अगर आता है तो बड़े आसानी से स्कोरिंग है ये। बट लिखेंगे कैसे, उसके ऊपर हम जैसे ही चैप्टर खत्म होगा ना, एक एक पर्टिकुलर फैक्ट को कैसे लिखना है, कैसे आप प्रैक्टिकली आप सोचना कि विद इन 3 डेज आपको ऐसा लगेगा कि यार इतना आसान था। आपको पता है आसान क्यों लगेगा, क्योंकि आपके लिए नया होगा और आप ध्यान से सीखेंगे। क्योंकि जिनसे गलती हो गई है वो ध्यान देने वाले हैं, और आप लोग को ये ध्यान देना है कि ये गलती नहीं करनी कि आता हो और ना लिख पाए। ऐसा होगा ही नहीं वैसे तो। यस, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पार्टीज कितनी होती हैं, कितनी होती है पार्टीज? बहुत बढ़िया, इसमें 3 पार्टीज होती हैं। एक होता है ड्रॉर, ड्रॉई और पेई। ड्रॉर कौन होता है? मेकर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मेकर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ड्रॉई कौन होता है? एक्सेप्टर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और पेई मतलब कौन होता है? जिसको पेमेंट मिलने वाला है। रिसीविंग पार्टी। कल आपको होपफुली मैं इसके कागज दे दूंगा, नोट्स दे दूंगा। तो जो मैं नोट्स दूंगा उसके बाहर से कुछ एग्जाम में नहीं आने वाला है, तो उसको आपको रोज जितना डिस्कशन करेंगे उतना बस पढ़ना है। और उतना पढ़ने के लिए आपको 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। कल अगर आपने घर जाके देखा भी होगा तो मुश्किल से 3 मिनट का डिस्कशन हमने किया था जो आपने रिवाइज किया होगा, और आज भी जाके करोगे तो उतना ही होगा। ठीक है, आधा घंटे के लिए मैं आपको ड्यूटी आपके ऊपर डालूंगा जब हम दूसरे चैप्टर्स लेंगे जो आप कर चुके हैं, क्योंकि उसमें हम थोड़ी सी स्पीड बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कंटेंट ज्यादा होंगे। तो आधा घंटा आपको बस घर पे देखना है। ठीक है, चलिए। इसमें 3 पार्टीज होती है, चलो मैं बैठ ही जाऊं यार। इसमें 3 पार्टीज होती है जी। जैसे मान लो ए ने बी के ऊपर बिल लिखा, ऑर्डर टू पे इंस्ट्रूमेंट है ये अपन ने बात कर लिया था कि प्रोमिसरी नोट अंडरटेकिंग टू पे होता है और बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ऑर्डर टू पे होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ऑर्डर टू पे। यानी कि अपन आदेश दे रहे हैं कि भैया 3 महीने बाद हमें पैसे दो। ए ने बी को आदेश दिया कि भैया 3 महीने बाद 50,000 रुपए दो। बी बोल रहा है क्यों दे, तुमने हमसे माल खरीदे थे भूल गए? हाँ खरीदे तो थे, तो पैसे नहीं दोगे? हाँ देंगे ना। कब दोगे? 3 महीने बाद।
तो वही तो लिख के दिए हैं। तो हमने कागज लिख के दिया कि मिस्टर बी को, कि मिस्टर बी 3 महीने बाद हमें 50,000 रुपए दो, ऐसा कागज लिख के दिया। तो बी क्या करेगा, उस कागज को एक्सेप्ट करके वापस दे देगा, एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टेंस उसने दिया और डॉक्यूमेंट वापस दे दिया। अब ए के पास एक ऐसा कागज है, ए के पास अब ऐसा बी का साइन किया हुआ, एक्सेप्टेंस दिया हुआ कागज है, जिसको दिखाकर वो बी से पैसे वसूल कर सकता है। कितना? 50,000 रुपए 3 महीने बाद। और अगर बी ने पैसा नहीं दिया तो उसके पास राइट्स है कि वो उस पर सूट फाइल कर सकता है। क्लियर है? ओके। ए ने बी को डॉक्यूमेंट लिखा, ऑर्डर दिया कि 3 महीने बाद पैसे दो, उसने एक्सेप्ट कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, बताओ यहां पे ए क्या है? पार्टीज की बात करें, ए ड्रॉर है, ड्रॉई है, या पेई है? क्या है? ए यहां पर ड्रॉर है और ड्रॉई कौन है? बी है, जिसके ऊपर कागज लिखा जाता है, ड्रॉई। और यहां पर पेई कौन है? यहां पर पेई भी ए ही है। पैसा किसको मिलने वाला है? पैसा किसे मिलेगा? अरे भाई, मैंने इन्हें, नाम क्या है छोटे तेरा? चिन्मय। मैंने चिन्मय को, गए चिन्मय, कह रे चिमनिया, अब मोटियाचा बगू बगू बगू, चलो देखना। मैंने चिन्मय को एक खत लिखा और उसके अंदर लिखा कि चिन्मय 3 महीने बाद मुझे 50,000 रुपए दो। चिन्मय ने डॉक्यूमेंट पे अपना हस्ताक्षर किया, साइन करके मुझे वापस दे दिया। मेरे पास एक ऐसा कागज है, सुनो ना बहन, सुनो ना, मेरे पास एक ऐसा कागज है जिसको दिखाकर 3 महीने बाद चिन्मय से मैं पैसे वसूल कर सकता हूं 50,000 रुपए। अरे हाँ या हाँ? अच्छा, मैंने लिखा तो मैं ड्रॉअर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इन्होंने एक्सेप्ट किया तो ये ड्रॉई ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और उसमें पैसे किसे मिल रहे हैं? मुझे ही मिलने हैं। तो मैं ही क्या कहलाऊंगा? ड्रॉअर भी, और मैं ही पेई। अरे हाँ, लेकिन अगर ये कागज मैंने एंडोर्स कर दिया, एंडोर्समेंट सुना तो है? अरे 11-12 में भी होता था, 11-12 में भी एंडोर्समेंट। अगर एंडोर्समेंट मतलब क्या होता है? मैंने किसी को ट्रांसफर कर दिया, जैसे मान लो तुम्हारा नाम क्या है? धनश्री। तो ये धनश्री मेरे पास आई कि है, मेरे 50,000 किधर है? मैंने बोला धनश्री पैसे तो नहीं है मेरे पास अभी, प्लीज भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, 3 महीने बाद मुझे पैसे आने वाले हैं चिन्मय से। तो धनश्री ने बोला कि तू हर बार गच्चा देता है, मूर्ख बनाता है। किससे पैसे आने वाले हैं? चिन्मय से। कि मैं ले लूंगी, मैं चिन्मय से ले लूं? हाँ ले लेना। तो ये जाने लगी। मैंने कहा रुक, कैसे लेगी? ये कागज ले जा। तो मैंने वो कागज इन्हें दे दिया, यानी कि अब वो कागज जिसके पास है चिन्मय, तो चिन्मय किसे पैसे देगा? प्रैक्टिकली सोचना, चिन्मय अगर मुझे पैसे देगा तो क्या मांगेगा? कागज। क्या कागज, मेरा साइन किया हुआ कागज दो, मैं उसको फाड़ के और फेंक देता हूं ताकि दोबारा ना मांग पाओ तुम। तो चिन्मय मेरे पास आया कि लाओ लो तुम्हारे पैसे, ये लोग लाओ मेरा कागज। तो मैंने बोला कागज तो उसके पास है, तो फिर मैं पैसे तुम्हें क्यों दूं? मैं जिससे कागज लूंगा उसको पेमेंट करूंगा। तो चिन्मय ने मुझे पेमेंट नहीं करना है, चिन्मय ने किसी को पेमेंट नहीं करना है, चिन्मय ने पेमेंट करना है अपने कागज को। कागज जिसके पास है, इन्होंने इनको कर दिया, इन्होंने इनको कर दिया, इन्होंने इनको कर दिया, इन्होंने इनको कर दिया, करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे, आखिरी में वहां पहुंचा। तो चिन्मय को वहां पेमेंट करनी है, यानी कि चिन्मय को किसे पेमेंट करनी है? कागज को। तो पेई ऑफ इंस्ट्रूमेंट कौन होगा? जो अंत में मैच्योरिटी डेट पे उस कागज को होल्ड करके रखा है, दैट पर्सन विल बी व्हाट? पेई ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अरे हाँ, खा ले खा ले खा ले, कोई नहीं। मेरे को पता है मीठा खत्म हो चुका है, पर अब तू करे क्या? है ना, तू चिपका देती है अगर मैंने कहा नहीं होता। लेकिन अब तुझे पता है कि अब मैं देख ना लूं, और तेरे को पता है कि इस क्लास में डांटते कम है, बेइज्जती ज्यादा करते हैं। चलो, क्लियर है पेई? हाँ, ओके। फिर से सुनो, एक बार और सुनो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, बेसिक डिफरेंस क्या है? प्रोमिसरी नोट क्या होता है? एक अंडरटेकिंग टू पे होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर टू पे इंस्ट्रूमेंट है। क्लियर है? अरे क्लियर है बॉस? एक। दूसरा, प्रोमिसरी नोट में दो ठो पार्टी होती है। कितनी पार्टीज होती है? दो। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में
दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। अगर मान लो कि ड्रॉर ही पेई हुआ तो फिर ये दो 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 ही लोग हैं, लेकिन पेई कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। क्लियर है क्या? ये कितनी बातें हो, क्या डिफरेंस हो गया? दो डिफरेंस हो गए इनके दोनों के बीच में। यस, पेबल टू बेयरर नहीं लिख सकते हैं अपन प्रोमिसरी नोट, लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेबल टू बेयरर ऑन डिमांड नहीं लिख सकते। ये अपन समझेंगे क्या होता है, कठिन चीज है, बहुत बहुत ध्यान, दुनिया की सबसे कठिन चीज है, अपन समझेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ये कहा है कि ये जो ड्रॉई होता है इसका लाइबिलिटी प्राइमरी एंड अनकंडीशनल होता है। ध्यान से सुनना, अब पिक्चर चालू हो रही है बॉस, मैंने कहा था ना टेक्निकल है, थोड़ी सी पिक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ड्रॉई के साथ कहा है एक लाइन, क्या होता है कि जैसे लाइन लिखी होती है ना, अपन पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन उस पर रुके तो उसमें बहुत कहानी छिपी हुई है। तो वो लाइन क्या लिखा है कि साहब ड्रॉई का जो लायबिलिटी होता है ये प्राइमरी एंड अनकंडीशनल होता है, और ड्रॉर का जो लायबिलिटी होता है वो सेकेंडरी एंड कंडीशनल होता है। ड्रॉई का जो लायबिलिटी होता है वो प्राइमरी और अनकंडीशनल होता है, प्राइमरी और अनकंडीशनल होता है, जबकि ड्रॉर का लायबिलिटी सेकेंडरी और कंडीशनल होता है। जितना फोटो क्लास में बनेगा, जैसे फोटो क्लास में बनेंगे वैसे आपको ड्रॉ तो करना है। जितना गंद फैला रहे हैं अपन सब आपको भी फैलाना है बराबर तरीके से। नोट्स में जब मिल जाएगा सर इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी ऐड हुआ है सिलेबस में, अरे वो तो एवं ही कचरा है यार, स्क्रैप है। सर इज इट अवेलेबल आफ्टर लाइव? आफ्टर लाइव करेगा क्या बेटा, एक बार में सीख के खत्म करो ना। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो अक्खा पूरा आपका लाइफ टाइम तक मिलेगा आपको इधर, ठीक है। सर नोट्स कहाँ से मिलेंगे? नोट्स कहाँ से मिलेंगे? नोट्स कहाँ से मिलता है? अपलोड कर देते हैं, अपलोड कर देंगे। ऑफिस से लेना पड़ता है ऐसा बोल रहे हैं? नहीं, जो नेगोशिएबल के तो अपलोड कर देंगे यार, नए चैप्टर के, पुराने के तो होंगे ना जिन्होंने एग्जाम दिए हैं। अरे भाई जो बच्चे एग्जाम दिए हैं, जैसे आप लोग दिए हो, आपके पास पुरानी किताबें तो होंगी ना, तो उसमें चेंज तो आया नहीं है कोई, तो उसके वापस से कागज लोगे, इससे अच्छा है ना जिससे पढ़ा है उससे, है ना। और इसके कागज तो चाहिए आपको, तो ये आपको मैं कल इधर इनको बोल दूंगा, तो आप चाहें तो प्रिंट आउट लें, चाहें तो प्रिंट आउट जैसे भी ऑफिस से आपको ये अवेलेबल करा दें, आप ले लो। और आप लोग को ऑनलाइन मिल जाएंगे, आप प्रिंट आउट मारो। सर ओल्ड चैप्टर्स भी करवाएंगे, हाँ जी, पूरा सिलेबस करवाएंगे, आपको पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। आपकी जिंदगी खूबसूरत बना दी जाएगी, आपको मजा आने लगेगा, आपको अपने ही जिंदगी में खुशबू आने लगेगी, सूंघना बैठ के। चलो, तो अपन बात क्या कर रहे थे? अपन कर रहे थे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टीज, ध्यान से सुनना, अब इस पॉइंट का अपन समझ रहे हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टीज, ड्रॉर, ड्रॉई और पेई। ड्रॉर कौन? जिसने कागज लिखा। ड्रॉई कौन? जिस पर कागज लिखा, जिसने एक्सेप्ट किया। पेई कौन? जिसको पेमेंट मिलने वाली है। ओके, ड्रॉर और पेई एक भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। अलग अलग कब होंगे? जब एंडोर्समेंट किया जाता है तब होता है, यस, या फिर जब कागज लिखा जाता है तभी लिख दिया जाता है। जब कागज लिखा, मैंने चिन्मय को कागज लिखा कि चिन्मय 3 महीने बाद 50,000 रुपए आदित्य को पहुंचा देना, तो यहाँ पे पेई कौन हो गया? आदित्य हो गया। ड्रॉर कौन? मैं। अरे आदित्य कौन है? मेरा एजेंट है या मेरा कुछ भी है भाई, या तो मुझे पेमेंट करो या फिर मेरे आदेश पर किसी बंदे को पेमेंट करो, यही होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो उसमें पेई आदित्य हो जाएगा और ड्रॉई ये चिन्मय हो जाएंगे और ड्रॉर मैं हो जाऊंगा। अब यहां पर लिखा है ड्रॉई की जो लाइबिलिटी होती है वो प्राइमरी और अनकंडीशनल होती है, और इसकी लाइबिलिटी सेकेंडरी होती है। जैसे मान लो कि मैंने एक कागज लिखा, मान लो मैंने क्या किया, एक कागज लिखा है किस पे? चिन्मय पे। मैंने चिन्मय पर एक कागज लिखा है, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज या एक बिल लिखा, बिल ड्रॉ किया। चिन्मय ने क्या किया? एक्सेप्ट करके मुझे वापस दे दिया, कागज मेरे पास आ चुका है।
मान लो 50,000 की पेमेंट है आफ्टर 3 मंथ्स। 3 महीने के बाद मुझे 50,000 रुपए इनसे वसूल करने का अधिकार एक कागज के थ्रू मिल गया है। यस। अब मान लो कि मेरे पास ये आई थी धनश्री, मैंने डीएस को बोला, धनश्री आई है, मेरे को पैसे दे। मैंने बोला धनश्री मेरे पास पैसे तो नहीं है। तो इसने बोला ऐसे नहीं चलेगा, तू बहुत नौटंकी करता है, बहुत भांदेबाज है, ऐसा वैसा। मैंने बोला अच्छा एक काम कर, मेरे पास कागज है कि किसके नाम का है, चिन्मय। हाँ चिन्मय से तो मैं वसूल कर लूंगी, चिंता ही मत कर, तो मेरे को कागज दे दे। तो वो कागज मैंने डीएस को दे दिया। डीएस घर जा रही थी, रास्ते में कौन मिला, आदित्य मिल गया। आदित्य ने बोला ये बहन याद है अपना कुछ 50,000 की लेन देन थी। तो डीएस ने बोला हाँ देना तो था तुमको, कि काम करो लाओ। डीएस ने उसको कागज दे दिया। ऐसे आदित्य से कागज गया मिस्टर एक्स के पास, मिस्टर एक्स से कागज गया किसके पास, स्वीटी के पास। स्वीटी क्या है, फाइनल होल्डर है। ड्यू डेट तक किसके पास है कागज, स्वीटी के पास है। अब ये स्वीटी पैसे ड्यू डेट पर किससे मांगने जाएगी, सवाल है। ये मिस्टर एक्स के पास जाएगी या चिन्मय के पास जाएगी, चिन्मय के पास जाएगी। ये पैसे मांगने किसके पास जाएगी, चिन्मय के पास। कागज किसके नाम का है, चिन्मय के नाम का है। अगर चिन्मय ने नहीं दिया तब ना ये जाएगी मिस्टर एक्स के पास कि यार ये तुमने कैसा कागज दिया तो पे ही नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रही है। अरे भाई स्वीटी किसके पास जाने वाली है, चिन्मय के पास जाएगी। सबसे पहले किसके पास जाएगी, चिन्मय के पास। अगर चिन्मय नहीं देता है तब जाके वो अपनी प्रायर पार्टी के पास जाएगी। भाई मिस्टर एक्स को क्या बोलेंगे, एक्स और ये सारी पार्टीज को अपन क्या बोलेंगे, प्रायर पार्टीज। अरे हाँ, तो सबसे पहले जिसके पास जाएगी, इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहले लायबल कौन होगा। तो सबसे पहले लाइबिलिटी किसकी बनती है, चिन्मय की। चिन्मय कौन है, ड्रॉई है। और अपन ने यहां पे क्या बोला कि ड्रॉई जो होता है इसका लाइबिलिटी प्राइमरी और अनकंडीशनल होता है। अनकंडीशनल कैसे, अब सुनो। मिस्टर एक्स का लाइबिलिटी प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, कब होगा, मिस्टर एक्स कब लायबल होगा, जब जब चिन्मय ने पे नहीं किया तभी। यानी कि इसकी लाइबिलिटी सेकेंडरी एंड कंडीशनल है। अगर उसने पे नहीं किया तो मैं तैयार हूं। लेकिन क्या चिन्मय के पास ये ऑप्शन है कि अगर उससे पे नहीं, प्राइमरी लाइबिलिटी उसी की है, उस कोई कंडीशन नहीं है उसके साथ। बात समझ में आ रही है, ये दो टर्म्स जो लिखी हैं इनका लाइबिलिटी क्या है, प्राइमरी लाइबिलिटी है और अनकंडीशनल है। मतलब आपको तो देना ही है, अगर आप नहीं देते हैं इस कंडीशन पर इसकी लाइबिलिटी क्रिएट होगी। मिस्टर एक्स ने भी नहीं दिया तो आदित्य की सेकेंडरी लाइबिलिटी और कंडीशनल। अगर इसने नहीं दिया तो, अगर इसने नहीं दिया तो डीएस। मतलब आप प्रैक्टिकली सोचो, आप ये कानून खड्डे में गया यार। आप सोचो कि अगर आप होते तो क्या करते। आपके पास कागज आया, आपने जिसका नाम लिखा था उसके पास लेने पहुंचे, उससे बोला चल भाग यहां से, आप भाग गए। अब वापस आया, आपने आके कहा ए डीएस ये कैसा कागज दी रहे तू, पैसा ही नहीं मिला, मेरे को मजा ही नहीं आ रहा है। तो डीएस बोली तेरे को मजा चाहिए, ये ले पैसे। डीएस पैसे देगी, कागज डीएस के पास है। अब डीएस अपनी पिछली पार्टी से, ए आदित्य इधर आ, पैसे ही नहीं आया। आदित्य अपनी पिछली पार्टी से, ए पीएस इधर आ, पैसा ही नहीं आया। यानी कि पीएस कौन इधर, ड्रॉर। पीएस का लाइबिलिटी, ड्रॉर का लाइबिलिटी। क्या किसके पास आएगा, स्वीटी। स्वीटी मेरे पास आएगी कि चिन्मय के पास जाएगी, पहले चिन्मय के पास। अगर चिन्मय ने नहीं दिया तो घूम के मेरे पास आएगी वो। यानी कि मेरी लाइबिलिटी हमेशा सेकेंडरी होगी और मेरी लाइबिलिटी तब होगी जब चिन्मय भाई पे नहीं करते हैं तो। बात समझ में आ रही है। तो मेरी लाइबिलिटी क्या होगी, सेकेंडरी होगी एंड कंडीशनल होगी। कंडीशन क्या होगी, अगर पेमेंट नहीं होता है तो मेरे पास आओ, अदरवाइज मत आओ। ये मैंने इतना लंबा घुमाया, समझ आया क्या। वन शॉट अगर देखते हैं इसको छोटे से, तो जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं यहाँ पे। जैसे ए ने बी को डॉक्यूमेंट लिखा, ऑर्डर दिया, बी ने क्या किया, इसको एक्सेप्ट कर लिया।
बी ने एक्सेप्ट करके डॉक्यूमेंट किसको वापस दे दिया, ए को वापस दे दिया। अब ए ने क्या किया, सी को ये एंडोर्स कर दिया। मैच्योरिटी डेट तक इसी के पास है। अब सवाल है सी किसके पास, ए के पास जाके कागज पैसे मांगेगा या बी के पास, बी के पास, यानी कि प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, बी की है। और अगर बी ने नहीं दिया तो किसकी है, ए की है। बी ने नहीं दिया इज अ कंडीशन, है ना। तो ए जो ड्रॉर है, जो ये ड्रॉर है, इसका लाइबिलिटी कैसा होगा, सेकेंडरी होगा एंड कंडीशनल होगा। जबकि इसका, इससे सबसे पहले पैसे तो इसी से लेने जाएंगे, प्राइमरी लाइबिलिटी होगी और अनकंडीशनल होगा। ये बात समझ में आ रही है क्या। ये सिर्फ 3 पार्टीज ली ताकि आपको डायरेक्ट समझ में आए। ये तो मैंने लंबा ले लिया था, बट आई गेस ये भी क्लियर है। तो आपको चाहिए तो ये फोटो बना लो अगर समझ पाओ तो, क्योंकि क्या है कि फ्यूचर रेफरेंस में फोटो ही कई बार याद आ जाता है। तो इफ यू वांट यू कैन ड्रॉ, यू कैन राइट अपनी जबान में। आपको चाहिए इंग्लिश में लिखो, आपको चाहिए हिंदी में लिखो, आपको चाहिए फक्त मराठी में लिखो, तो आप जैसे आप चाहें, जैसे आप अपने आप को सुविधाजनक समझते हैं आप लिख सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में सर ओल्ड चैप्टर्स भी करवाएंगे, यस। आप, मैं आपको समय दे रहा हूं, आप चाहें तो ये लिख चुके थे क्या आप, ये वाली लाइन, ओके। ये वाला फोटो बना लो। आप दोनों में से कोई सा भी बना लो, अगर आपको छोटे वाले से समझ आ रहा है तो छोटा वाला बना लो। फोटो खींचने वाले को पाप मिलेगा, पाप का भागी होगा वो। क्या, ऐसा हो ही नहीं सकता, दिख नहीं रहा यार, दुनिया के हर आदमी को दिख रहा है तुम्हें छोड़ के, देख। तो फिर फोटो क्यों खींच रहा है, मतलब दिखाएगा, देखो मैं क्लास में हूँ। हाँ बेटा, हमको समझ में आता है, हफ्ते तुम्हारे चल रहे हैं ना अभी। नहीं नहीं भैया, हमारे तो महीने चलते हैं। चलो जी, अपना जो आपका नेक्स्ट सेशन है वो अकाउंट्स का रहेगा। आपका सेशन जो है वो, देखो, क्योंकि ये अभी सोचो ना प्रैक्टिकली, सिर्फ अपने पास ये लाइन लिखी होती है कि प्राइमरी लाइबिलिटी एंड कंडीशनल, सेकेंडरी एंड अनकंडीशनल, व्हाटएवर, तो इस एक छोटी सी लाइन पे क्वेश्चन बन जाता है। और अपन क्या करते हैं, इन लाइनों को पढ़ के निकाल देते हैं, अपन एक्चुअली ढूंढते हैं कि क्वेश्चन कहाँ है, वहीं से क्वेश्चन तैयार करें। हर लाइन से क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। तो अपन को अपनी अप्रोच बस थोड़ी सी अब इस बार बदल देनी है कि हर लाइन से सवाल बनता है, पूरे लॉ में, सिर्फ यहां नहीं। तो कौन कौन सी ऐसी लाइंस है जहां पे सवाल बन सकता है, उनको थोड़ा सा कुरेद के निकालेंगे, क्योंकि इस बार वैसे ही हुआ। आप जहां क्वेश्चन बनता है वहां पे पढ़ने गए और वहां पे कुछ लाइंस से क्वेश्चन पूछ लिए गए। क्लियर है। चलिए, 11:15 पे अकाउंट्स का आपका सेशन स्टार्ट होगा। और इसके बैक पे आते हैं तो अब अपने पास ऑप्शन, मतलब फिर क्या है, अपने पास घंटा भी नहीं बचता भाई। 11:15 पे अपन को छोड़ना ही होगा, 5-7 मिनट पहले छोड़ना होगा, क्योंकि आने के बाद सेटअप में भी समय लगता है ना नेक्स्ट फैकल्टी को। और फिर अपने को भी 10 मिनट लगता है, और प्लस क्योंकि न्यू चैप्टर है, टेक्निकल है, एक एक लाइन में कहानियां हैं, तो इसको थोड़ा समय देना पड़ेगा। अभी देखो ना, अपन को लग रहा है कि अपन कुछ पढ़े, 15 मिनट पढ़े, ऐसा लग रहा है कि घंटा हो गया अपने को बैठे। तो अपन आधा घंटा और हो तो कम से कम लगना तो चाहिए कि घंटा बैठे हैं। तो इसलिए 9:30 का टाइम अपन कर देंगे 15th से, क्योंकि 14 तारीख तक आप मना लो, है ना, चिड़िया उड़ खूब मनाओ, खूब चिड़िया उड़ खेलो, कोई रोक टोक नहीं, जिंदगी में सब चीज जरूरी है, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। पढ़ाई का वक्त उधर मत दो, और उसका वक्त तो पढ़ाई में बिल्कुल भी मत दो। जिंदगी भी जियो यार, क्या पढ़ाई पढ़ाई, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। पढ़ाई का टाइम आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। तो 15 तारीख से अपन लोग स्टार्ट कर देंगे 9:30 से। 9:30 पे मतलब 9:30 इधर पहुंचने का वक्त है कि घर से निकलने का, इधर पहुंचने का वक्त है, ये चीज अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। यस, अरे हाँ, हाँ हाँ। जो लोग दूर से आते हैं उन लोग को थोड़ा और जल्दी उठना पड़ेगा। आ पाएंगे अपन, हाँ बोल रहे, ओके चलो।
अच्छा, कभी किसी का कुछ मिस हो जाए तो वो शाम को जाके चैनल देख ही सकते हैं आप, होता है इस पे। कितने लोग ने जाके देखा था? प्राइवेट हो गया? नहीं, अभी अभी नहीं होगा शायद। किस किस से घर जाके देखा था रिवाइज करने के लिए आपने? एकदम ऐसे ही दिखता है ना जैसे दिखता है? हाँ, वैसे ही दिखता है जैसे दिखता है, देख लो। मैं ना कहता था वैसे ही दिखता है। सर नोट्स अपलोड कर दीजिएगा। हाँ जी, 100% नोट्स अपलोड हो जाएंगे। तो अब अपन इसको कल आगे बढ़ेंगे। 11:08 हो गए। इस पे हम लोग कल इस पे आगे बढ़ेंगे। और देखो, चलो एक छोटा सा एक फोटो बना दूं क्या? डिस्टिंग्विश लिखो, डिस्टिंग्विश, क्विश, डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोमिसरी नोट। एक टी बना लेते हैं अभी। नोट्स में तो आपको मिल ही जाएगा, ये प्रोमिसरी नोट हो गया और ये आप क्या हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। दोनों में क्या क्या फर्क होता है? सबसे पहला होता है जी क्या, नटूरे, नेचर। ये क्या होता है, अंडरटेकिंग टू पे। और प्रॉमिस टू पे इंस्ट्रूमेंट। और ये क्या होता है, ऑर्डर टू पे इंस्ट्रूमेंट। दूसरा, पार्टीज। इसमें दो होती हैं, एक मेकर होता है, एक पेई होता है। इसमें एक दो तीन ड्रॉर होता है, ड्रॉई होता है, पेई होता है। मतलब ये स्पीड में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये सब आपको आता है पहले से। जब आप पत्थर से आग जलाते थे ना 11th 12th में, तब से। प्रोमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस की जरूरत है क्या? अरे प्रोमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस की जरूरत है क्या? नहीं, मैंने लिख के वचन ही दे दिया है, तो आपकी स्वीकृति हो ना हो, पेमेंट तो मुझे करना ही है। एक्सेप्टेंस की जरूरत, नो नीड ऑफ एक्सेप्टेंस। यहां पर एक्सेप्टेंस चाहिए, बिना इसके पिक्चर चालू नहीं होती है। पेबल टू बियरर, पेबल टू बियर बियरर नहीं हो सकता। पेबल टू बियरर ऑन डिमांड नहीं हो सकता। यानी कि ये पेबल टू बेयरर फुल स्टॉप, पेबल टू बेयरर फुल स्टॉप हो सकता है। अरे भाई, जैसे इसको मैं फिर से लिखता हूं, ये पेबल टू बेयरर नहीं हो सकता, ये पेबल टू बेयरर हो सकता है। लेकिन पेबल टू बेयरर ऑन डिमांड, अब ठीक है ना, नहीं हो सकता। तो तीन चार, अच्छा, और एक डेफिनेशन का वो आ जाएगा, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है और इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। आपसे अगर पूछा जाएगा तो आप स्टार्ट कहां से करोगे कि साहब प्रोमिसरी नोट बोले तो ये और ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोले तो ये और ये, यानी कि डेफिनेशन बताने के बाद फिर बताओ सेकंड डिफरेंस है सर, इसमें दो पार्टी होती है, इसमें तीन पार्टी होती है। ये अंडरटेकिंग या प्रॉमिस टू पे होता है, ये ऑर्डर टू पे होता है। ये पेबल टू बेयरर नहीं हो सकता है, पेबल टू बेयरर हो सकता है, लेकिन पेबल टू बेयरर ऑन डिमांड नहीं हो सकता है। इतना सा फर्क है। अब ये ऑन डिमांड जुड़ने से क्या हो गया, तो उसके ऊपर ये एक शब्द के ऊपर क्वेश्चन है, इसको हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो शब्दों पे क्वेश्चन है, तो इसको लेकर ना आप अपने आप को डर में मत डालना, क्योंकि हर सवाल का जवाब होगा अपने पास। और जिस दिन हम ये नेगोशिएबल खत्म करेंगे ना, मैं आपको नेगोशिएबल इधर दे दूंगा, बटन दबाओगे तो प्रिंट आउट निकलेगा, बिल्कुल वैसा होगा। लेकिन आपको ख्याल क्या रखना है, क्लास को ध्यान से सुनना बस है, और 20 मिनट घर पे जाकर देना है। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखें। आज के लिए इतना ही, आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे हम कल। चलिए, जय श्री कृष्ण। ओके जी, चलो बाय। करो जी बंद। मिस्टर एक्शन सेकंड लायबिलिटी है, इफ ड्यू डेट कंप्लीट हो जाती है और ड्राई पेमेंट, ये लेवल कौन है, लेवल वही होगा यार, ड्राई।